हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक संस्थाओं का। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं जिनका फॉर्मेशन और इस्टेब्लिशमेंट गठन और जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद के तहत हुआ है। आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 इसके बारे में वर्णन करता है। अटॉर्नी जनरल को यानी कि भारत के महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। बात करें इसके अपॉइंटमेंट की तो अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता के बारे में अनुच्छेद 76 ये बोलता है कि भारत के महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो भारत का नागरिक हो और उसे हाई कोर्ट में यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 साल या अधिवक्ता वकील एडवोकेट के रूप में 10 साल का कम से कम अनुभव हो, या वो व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुसार या राष्ट्रपति की सोच के अनुसार न्यायिक मामलों का जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। बात करें इसे कार्यकाल की तो संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित जिक्र नहीं है। बस ये लिखा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो अपने पद पर रहते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जनरली परंपरा ये है कि जो महान्यायवादी हैं वो एक सरकार बदलने तक अपने पद पर रहते हैं, क्योंकि महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, और जब मंत्रिपरिषद बदलती है तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, और वो त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित होता है। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकते हैं। संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न या अनुच्छेद या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं लिखी है कि जिससे महान्यायवादी को अपने पद से हटाया जा सके। पारिश्रमिक यानी कि सैलरी वेतन की बात करते हैं। वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह है। वो उन्हें वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह मिलते हैं, और जो भी अदर प्रिविलेजेस हैं यानी कि कुछ अन्य परिलब्धियां हैं वो विशेषाधिकार है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह हैं। बात करें कार्य की, क्या ड्यूटी है महान्यायवादी की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मेन ड्यूटी है, प्रमुख कार्य वो सरकार को विधिक सलाह दे, यानी कि जो भी लीगल एडवाइस सरकार उनसे मांगती है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मांगी जाती है वो उसको सलाह देता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि महान्यायवादी सरकार के खिलाफ या उसके निर्णयों के विरुद्ध उसको कोई सलाह नहीं दे सकता। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए जो भी लीगल ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा या संविधान के द्वारा या किसी कानून के द्वारा जो भी लीगल ड्यूटीज़ बनती हैं उस कर्तव्यों का, उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम है। इसके अलावा राष्ट्रपति की ओर से 3 ड्यूटी वो और निभाता है। जब भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जब भारत सरकार का पक्ष रखना हो तो भारत सरकार की तरफ से भारत के महान्यायवादी उस न्यायालय में पेश होते हैं। और दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी विधिक सलाह यानी कि लीगल एडवाइस मांग सकता है, तो उस एडवाइस के लिए राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाते, उनकी तरफ से जो भारत के महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो पेश होते हैं। क्योंकि भारत सरकार के पास जो विधिक कार्य है, लीगल फंक्शंस उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो अकेला भारत का महान्यायवादी इसको पूरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसी और एसी वो अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि इनका वर्णन संविधान में नहीं है। दूसरा, बात करते हैं अधिकार की, तो भारत के महान्यायवादी को जो है देश की किसी भी अदालत में, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जो लोअर निचली अदालतें हैं, उसमें प्रोसीडिंग में, सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा संसद के लोकसभा या राज्यसभा की बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, या जिस समिति के वो सदस्य हैं उसमें बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश की संसद के भाग नहीं हैं। इसके अलावा कुछ सीमाएं हैं जिसका हम फिर से जिक्र करते हैं। कुछ बाध्यताएं हैं जो भारत के महान्यायवादी पर हैं। सबसे पहले, जब सरकार उनसे सलाह मांगती है तो वो भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकते।
दूसरा, जिन केसेस में वो गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से पेश हो रहा है, उसमें वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, यानी कि अपना कमेंट नहीं कर सकते। इसको इस बात से समझा जाए कि जब वो गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं तो वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका पर्सनल व्यू, निजी जो उनके इसके बारे में दृष्टिकोण है, वो कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, वो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कोई भी क्रिमिनल या कोई भी अपराधी है उसको डिफेंड नहीं कर सकते, यानी कि सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अपने क्लाइंट के लिए वो क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकते, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। चौथा, बिना सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी में वो निदेशक यानी कि डायरेक्टर का पद, डायरेक्टर या उससे अधिक हायरार्की का जो वरीयता क्रम का पद है वो ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जो महान्यायवादी और भारत सरकार जो है वो कोई महान्यायवादी का पद कोई लाभ का पद नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इनके सरकार और महान्यायवादी के बीच में एक क्लाइंट और जो है सर्विस प्रोवाइडर का एक संबंध है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट के अनुसार ये पद आरटीआई की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि एक पब्लिक पद नहीं है। और दूसरा, ये एक सरकार के अधीन एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं आता। तो सरकार भारत के महान्यायवादी को प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस यानी कि निजी विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। हम इसको भी जान लेते हैं, एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो राज्य के महाधिवक्ता हैं, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत आता है। भारत के महान्यायवादी की तरह ये भी राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। इसकी नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 165 बोलता है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और योग्यता की बात करें तो इनके पास योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज बनने की होनी चाहिए। और दो योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए है, पहली कि भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव एक वकील के तौर पे, अधिवक्ता के तौर पे, या 10 वर्ष तक जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल ऑफिसर यानी कि न्यायिक सेवा में वो अधिकारी रहे हों। ये दो योग्यताएं हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 165 बोलता है कि राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर वो अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। परंपरा यही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह कि जब भी सरकार बदलती है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और रेजिग्नेशन राज्यपाल को संबंधित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सलाह पर होती है। वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उन्हें राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ परिलब्धियाँ, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, जो कि स्टेट एमएलए हैं उसकी तरह उन्हें विशेषाधिकार हैं। बात करते हैं इनके अधिकार की, तो ये राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं, यानी कि वो सरकार की उसमें पेश हो सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। राज्य के विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है, या जो भी समितियां विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद की है, उसमें कुछ की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते क्योंकि ये उसके सदस्य नहीं होते। अब बात करें इन दोनों के बारे में एक और फैक्ट जो हमने जब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका के भाग हैं, और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, ये राज्य कार्यपालिका के एक अभिन्न भाग हैं। बात करें कार्य की, तो ये राज्यपाल के द्वारा मांगी गई विधिक सलाह राज्यपाल को देते हैं। संविधान के द्वारा, किसी कानून के द्वारा या अन्य किसी प्रोविज़न के तहत, परंपरा के तहत जो भी विधिक कार्य राज्यपाल के द्वारा इनको सौंपे गए हैं, ये उसको पूरा करते हैं। दूसरा, इन्हें भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता, और इनका संबंध भी राज्य सरकार और महाधिवक्ता के बीच में संबंध एक क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर का है। तो ये एक पब्लिक ऑफिस नहीं है, सार्वजनिक पद एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं काउंट किया जाता, तो ये भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। तो ये राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी के बारे में था। उम्मीद है इनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं आप उनको कर पाएंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज़ में हमारा एक अंतिम वीडियो होगा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में है। तब तक के लिए थैंक यू।